गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेड के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में काम कर रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द हिस्ट्री दैट इज नोन एज द कैलकुलेटिव कल्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो आपकी भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है ये क्या है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है। तो क्वेश्चन जैसे बनेगा या तो ये 75 वर्ड्स में भी आ सकता है, ये आपका 150 वर्ड्स में भी आ सकता है और हो सकता है 400 वर्ड्स में भी आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसमें आपको लिखना क्या है, क्वेश्चन आएगा या तो भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों पर के बारे में बताइए या ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो समझिएगा एक समग्र अध्ययन रहेगा, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे आ सकता है। पहले आपका हो जाएगा प्रियम्बल ऑफ द टॉपिक, मतलब है भूमिका, रिटन फॉर्म में ही चेक हम लोग देखेंगे। दूसरा हो जाएगा आपका सोर्सेस, स्रोत ताम्रपाषाण का क्या है। तीसरा है आपका कालक्रम, चौथा है भौगोलिक क्षेत्र। इन्हीं सबको आप कोड कर लीजिएगा, इन्हीं की व्याख्या कर दीजिएगा बस। भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक क्षेत्र कर सकते हैं, भौगोलिक विस्तार ज़्यादा अच्छा है। जियोग्राफिकल एक्सटेंशन, भौगोलिक विस्तार। देखिए इससे आपको एक आधार मिलेगा कि कोई भी चीज़ अनावश्यक हवा में नहीं पड़ना चाहिए, हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए। भौगोलिक विस्तार। तीसरा प्रमुख संस्कृतियाँ, इसके बाद इनका पतन। ठीक, तो ये आपको मूलतः हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अगर देखा जाए तो जो प्रागैतिहासिक अवस्था से लेकर मानव क्रमिक रूप से विकास करता गया, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि अलग अलग समय पर मानव अनेक टूल्स का प्रयोग किया, मानव अनेक तकनीक को बनाने के लिए और अनेक प्रकार के उपकरण बनाने के लिए धातु के साथ साथ अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में यद्यपि मानव पाषाण काल की अवस्था में था, स्टोन एज कल्चर में था, और मानव मुख्यतः पाषाणिक उपकरणों या आप स्टोन टूल्स का ही निर्माण करता था। लेकिन पहली बार तांबे के साथ मानव ने धातु युग में प्रवेश किया, तो यह मानवीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन भी माना जा सकता है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है यह मानव सभ्यता का धातु युग में पहली बार प्रवेश है। धातु युग में प्रवेश का आधार है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम when the human beings introduced any kind of metals। ठीक है, इसी के लिए इसे कहते हैं कैलकुलेटिव कल्चर। इस काल में चूंकि मानव तांबे का प्रयोग करना पहली बार शुरू किया, मानव ने धातु युग में पहली बार तांबे का प्रयोग किया, लेकिन तांबे के साथ साथ पाषाण पत्थर का प्रयोग अभी भी किया ही जाता रहा। इसीलिए इस काल को तांबे और पत्थर दोनों के प्रयोग के कारण इसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल और कैल्कोलिथिक को कहीं कहीं चौल्कोलिथिक भी लिखते हैं, कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहता है। यह जो कालखंड है मूलतः आपके मानव के विकास के क्रम में प्रागैतिहासिक काल, तीनों प्रमुख पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद आपका आता है ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल की शुरुआत होती है। तो ये प्रमुख हो गया। ठीक है, तो ये आपकी भूमिका हो गई कि मानव ने पहली बार तांबे का प्रयोग किया, तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग करता था, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। अगर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो हम पाते हैं कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के निर्धारण का जो मूल आधार रहा है, वो जो हमारे प्रमुख सोर्स रहे हैं कि इनके आधार पे इनके बारे में जाना समझाता है, उनमें भारतीय इतिहास के संदर्भ में सबसे प्रमुख योगदान है वे हैं आपके, एक है बीजी चाइल्ड, मतलब आपका है जिसे आप लोग गार्डन चाइल्ड के ऊपर जानते हैं। तो एक उनकी बड़ी फेमस बुक है बीजी चाइल्ड की, वह है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री।
इन सब में तांबे के प्रयोग और उपप्रयोग, तांबे के उपकरणों आदि की विशेषताएं और उनके संदर्भ में उनके इंपॉर्टेंट बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला हो गया आपका व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, पहली बड़ी फेमस बुक हो गई इसके बारे में। दूसरा आपका इसके बारे में जानकारी मिलती है बीबी लाल जी के किताब से। बीबी लाल महत्वपूर्ण हिस्टोरियन है जिनकी बुक का नाम है कॉपर होर्स कल्चर, कॉपर HOARE होर्ड, कॉपर होर्ड कल्चर इन गंगा वैली, कॉपर होर्ड कल्चर इन गंगा वैली। और तीसरी किताब है स्टुअर्ट पिकट महोदय की किताब है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इनकी किताब का नाम है। इसमें भी प्री हिस्टोरिक इंडिया इनकी किताब है, टाइम्स तो उनकी किताब है आपका जॉन लुकास की प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, इन सब बुक्स में हमको तांबे काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, सामान्य समझ चीज। और इसके बाद जो तांबे के और जो तांबे प्लस पत्थर के जो उपकरण मिलते हैं, पत्थर के उपकरण आर्टिफैक्ट्स पुरावशेष, ये जो होते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण मतलब सबसे प्रमुख सोर्स वही है, ये सोर्स है। तो ये सब जो सोर्सेज हैं इन्हीं के आधार पर ताम्रपाषाण काल की रूपरेखा को आप निर्धारित कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा, ताम्रपाषाण काल में तांबे और पाषाण दोनों का प्रयोग हुआ, लेकिन इसमें अभी भी ज्यादातर जो प्रयोग होता था वो तब वह पाषाण का होता था। पत्थर का प्रयोग ज्यादा होता था, तांबे का प्रयोग कम होता था। ठीक है, अगला देखते हैं कालक्रम। अगर कालक्रम की बात करें तो कालखंड के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो जितने भी हमारे ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ से हमको तांबे के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं उनका अगर कालक्रम देखें तो उनमें से ज़्यादा का कालक्रम हड़प्पा सभ्यता के बाद दिखाई देता है। 2200 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व, उसके आसपास ज़्यादा मिलते हैं। जबकि हड़प्पा सभ्यता जो है यह मूलतः आपकी 2500 से लेकर 1700-1800 ईसा पूर्व मूल रूप में अपने फार्म में रही है, जिनकी सामान्य कालक्रम जो हम कहते हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व। लेकिन यद्यपि इसकी एंटीक्विटी की बात करें तो पहले माना जाता था करीब 3000 लगभग 3500 के आसपास हड़प्पा सभ्यता की एंटीक्विटी है। लेकिन जब अभी राखी गढ़ी की खुदाई हुई आपका हरियाणा में, तो उसकी खुदाई का जो रिपोर्ट आई वह एक्सकवेशन का वह रिपोर्ट दिया आपका बसंत सिंधे और नीरज राय ने। उनकी रिपोर्ट का नाम है एन एंशिएंट हड़प्पन जीनोम लैक्स द एंसेस्ट्री ऑफ स्टेपी पास्टोलिस्ट एंड इरानियन फार्मर्स। उसमें वो कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की एंटीक्विटी है वह लगभग 7000 ईसा पूर्व तक जाती है। तो अगर हड़प्पा की एंटीक्विटी जो है प्री हड़प्पन साइट्स के रूप में इसकी यहाँ तक माने तो निश्चित तौर से हड़प्पा जो है और पहले से अस्तित्व में रहा माना जाना चाहिए ओवरऑल, तो हो सकता है। अच्छा, दूसरी खासियत देखिए, एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि कैलकुलेटिव कल्चर के अगर रहन सहन के परिवेश को देखें, जो उनके एक ड्यूलिंग पैटर्न को देखें और उनके एक आवासीय योजना को देखें, उनके सामाजिक परिवेश को देखें, उनके टेक्निकल एस्पेक्ट जो है तकनीकी पक्ष के आधार पर देखें, तो हम पाते हैं कि इनके रहन सहन का जो स्तर था वो हड़प्पा सभ्यता से निम्न कोटि का था। अब हड़प्पा के अगर कालक्रम से ये हड़प्पा के बाद आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन तकनीकी पक्ष से ये हड़प्पा से बहुत कमजोर लग रहे हैं, तो इनको निश्चित तौर से हड़प्पा के पहले रखा जाना चाहिए, हड़प्पा के बाद नहीं। दूसरी खासियत है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ जो हैं ये ग्राम्य संस्कृतियाँ हैं, ये बस्तियों में निवास करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता का नगरीय सभ्यता नहीं है, इसीलिए इनको हड़प्पा सभ्यता के बाद ही रखा जाना उचित होता है। तो ये दोनों मत आप डाल दीजिएगा। ओके, ये दोनों मत जो है आप यहाँ पे कोड कर सकती हैं कि बस एक दो लाइन बता दें क्या लिखना है कि अगर तिथि की दृष्टिकोण से, तिथि की दृष्टि से हड़प्पा के
उत्तरवर्ती चरण के लगते हैं, उत्तरवर्ती चरण या बाद के लगते हैं, जबकि दूसरा समझिए, जबकि तकनीकी पक्ष, जीवन शैली, तकनीकी पक्ष या जीवन शैली की दृष्टि से, जीवन शैली की दृष्टि से ये हड़प्पा सभ्यता के पूर्ववर्ती लगते हैं, पहले संस्कृति है, पूर्ववर्ती लगती है, ठीक है। तो हम लगती है, तो वास्तव में आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगता है कि हम लोगों को संस्कृतियों के निर्धारण में वास्तव में उनके सामाजिक परिवेश, रहन सहन की पद्धति और तकनीकी पक्ष पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई आपका कट्टा लेके आया और ठीक है, कोई 2 नाल वाली बंदूक लेके आया और दूसरा वाला AK-47 लेके आ रहा है, तो आपको पता चलेगा ना कि मतलब है कि कौन मॉडर्न है और कौन थोड़ा सा पीछे ओल्ड है, ओके। तो ये दोनों में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है ना। अब कोई एम्बेसडर कार लेके चले, कोई BMW कार लेके चले आएगा, तो आपको पता चल जाएगा ना कौन संस्कृति जो है विकसित है, कौन संस्कृति मॉडर्नाइज है और कौन सी जो है पहले की होगी। तो यही हड़प्पा सभ्यता में जान लीजिएगा और ताम्रपाषाणी सभ्यता में अंतर लगता है। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं मेन पक्ष पे, भौगोलिक विस्तार। अगर हम जियोग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें, जो जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव है वह क्या कहता है, तो जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में हम सबसे प्रमुख ये पाते हैं कि भारत के विविध क्षेत्रों में ताम्रपाषाणी उपकरण प्राप्त होते हैं। उन्हीं के आधार पर निर्धारित होता है कि इनका ये कहाँ पे थे, इनका विस्तार कहाँ पे थे। भारत में जो प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वे आपके प्राप्त होते हैं साउथ इंडिया में, मद्रास के पास एक जगह है अतिरमपक्कम से 5000 ईसा पूर्व का एक हमको तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, ठीक है, जिसे प्रोफेसर किंग महोदय ने खोजा है, ओके। दूसरा देखिएगा, 1822 में कानपुर का जगह है बिठूर, बड़ा फेमस है, वहाँ से हमको तांबे के बर्छे मिलते हैं। और ज़्यादातर जो ताम्रपाषाणी वस्तुएं हैं ये हमके गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है इनका मूलतः क्षेत्र जो है यही रहा होगा, यद्यपि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इनके विस्तार से इनकार नहीं कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो इनका पहला साक्ष्य मिलता है वह अतिरमपक्कम से मिलता है। दूसरा समझिएगा, कानपुर के बिठूर से, इनके साक्ष्य मिलते हैं, 1822 में खोजे गए हैं। और इनके और साक्ष्य मिलते हैं गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों से, ठीक। ये जो है प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से हमको ताम्रपाषाणी वस्तुएं और तांबे कुल्हाड़ियाँ, तांबे के बर्छे, तांबे के अन्य वस्तुएं हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। भौगोलिक विस्तार सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इसका, याद रखिएगा। जबकि भारत में सबसे बड़ी ताम्रनिधि, तांबे की वस्तुओं या उपकरणों से संबंधित सबसे बड़ी जो एक होड़ मिला है, जहाँ सर्वाधिक संख्या है, वह है आपका गुंगेरिया। तो यहाँ गुंगेरिया भी कोड कर दीजिएगा, गुंगेरिया से मिलता है। गुंगेरिया जो है पहले मध्य प्रदेश में था गुंगेरिया, अब छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के गुंगेरिया में सबसे ज्यादा ताम्र वस्तुएं एक साथ प्राप्त होती हैं, ठीक। आगे मिटा देते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा लिखने में। चलिए आगे चर्चा करेंगे फिर। अब देखिए, भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियां हैं उनमें से इनका विस्तार, यद्यपि इनका विस्तार जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में प्राप्त होता है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे इनके साक्ष्य अधिक मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे प्रमुख अगर संस्कृतियों की हम बात करेंगे ताम्रपाषाणी संस्कृतियों की, तो उसमें सबसे प्रथम आते हैं आपके राजस्थान, दूसरा आपका मध्य प्रदेश,
तीसरा आपका महाराष्ट्र, चौथा गुजरात, पांचवा उत्तर प्रदेश। ये जो है आपके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत एक दो जगह पक्कम, आज मद्रास जो है तमिलनाडु भी है, मतलब आप कह सकते हैं तमिलनाडु, मतलब मद्रास कर लीजिए, ठीक, तमिलनाडु, मद्रास के तमिलनाडु ही कर लीजिए, प्रदेश चल रहा है तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ क्या ये क्या कीजिए, एक पेज में आप चाहें तो इस विस्तार को पूरा क्या कीजिएगा, आप मैपिंग से दिखा दीजिएगा, उसी को लाइन करके बता दीजिएगा इसमें क्या खासियत है। चलिए हम चर्चा करें राजस्थान। भाषाई संस्कृतियों में जितनी भी महत्वपूर्ण संस्कृतियों का आपका विकास हुआ, उनमें सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण स्थल कोई है तो वह आपका है राजस्थान। और राजस्थान में कई प्रमुख स्थल हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस स्थल है वह है आहार। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलते हैं, आहार जिसका प्राचीन नाम है ताम्बवती, इसे हम धूलकोट भी कहते हैं, तो पहला हो गया आहार या ताम्बवती या धूलकोट, ठीक है, इसे कहेंगे आघाटपुर भी लिखते हैं। यह जो है यह है आपका बेड़च नदी पर स्थित है। बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहते हैं, बेलच नदी पे है, कहाँ पे, बेलच नदी है, इसे कहते हैं आपका आयड़ नदी। तो बेड़च बेड़च नदी, ठीक है, बेड़च नदी पर स्थित है। ओके, आहार जो है कई दृष्टिकोण से प्रमुख है। ये सब उदयपुर का क्षेत्र है। यहाँ पर जो मुख्यतः ये जो पूरा क्षेत्र है, यह आपका बनास नदी घाटी का क्षेत्र है। कहाँ पे, बनास नदी घाटी का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र जो है आपका बनास नदी घाटी का क्षेत्र है। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव भी, इसीलिए हम लोग इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम जो है उत्खनन हुआ है 1953 में, और जिसका उत्खनन आपका कराया है अक्षयकृत व्यास ने कराया है। यह जो है यहाँ से 15 चौड़ी संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। कितने, 15 चौड़ी संस्कृति के साक्ष्य। इसका मतलब है जो यहाँ पे 15 कल्चरल लेयर्स प्राप्त होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कई प्रमुख वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि तांबे को गलाने का स्पष्टता साक्ष्य हमको यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ से हमको मिट्टी निर्मित टेराकोटा का बैल मिलता है, मिट्टी को पका के बनाया गया बैल, जिसे बिशप कहते हैं, बिशप है बैल। और इसे हम कहीं कहते हैं बनासियन बुल, बनास घाटी मिला, बनासियन बुल यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ पे 6 यूनानी मुद्रा भी मिली है, और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे है, यहाँ पे बहुमुखी चूल्हे मिले हैं। बहुमुखी चूल्हे मिले हैं, मतलब जिसमें चूल्हे कई मुख हैं, तो 2, 3, 4 चूल्हे एक साथ जोड़ के बनाए गए हैं, तो 3-4 जगह पे मतलब 3-4 पार्ट्स रख के खाना पकाया जा सकता है, इसे बहुमुखी चूल्हे कहते हैं। और दूसरी खासियत है, यहाँ पे पैर से चलाने वाला चक्की मिला है, पैर चालित चक्की जो है ये भी आपको आहार से ही प्राप्त होता है। आहार से एक और खासियत है, वैज्ञानिक पद्धति पर जल निकासी के लिए चक्राकार कूप मिले हैं। चक्र के आकार के बनाए गए कूप माने कुआं, यहाँ से पानी की निकासी के लिए आ सकता है क्वेश्चन। चक्राकार कूप के साथ मिलते हैं जल निकासी के लिए। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है, हमको आपके आहार से प्राप्त होती है। ओके, बस थोड़ा आहार संस्कृति का अगर प्रमुख केंद्र देखें तो गिलुंद है, मरमी है, बालाथल है। तो यहाँ पे क्या है, आहार हो गया, दूसरा कौन जगह हो गया, यहीं पे आपका आहार संस्कृति के अंग है, गिलुंद है, दूसरा है आपका मरमी है, तीसरा आपका है बालाथल।
से गिलुंद कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बनास नदी पे है, जिसे खोजा था बीबी लाल महोदय ने। यहाँ पर मकान बनाने में पक्की ईंट का पहली बार साक्ष्य मिलता है। गिलुंद से मकान बनाने के पक्की ईंट के पहली बार साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ से स्तंभगत मतलब होता है जमीन के अंदर रहने के भी साक्ष्य हमको गिलुंद से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो गिलुंद जो है हमने पहले चर्चा किया, गिलुंद जो है यह कई दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण स्थल मानाता है। गिलुंद से हमको अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। गिलुंद से पक्की ईंट के साक्ष्य के साथ साथ अग्निकुंड के भी साक्ष्य हमको गिलुंद से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा जो प्रमुख स्थल है आपका, अगर चर्चा करें मरमी की, तो मरमी जो है यह भी बनास नदी का है। यहाँ पे मवेशी, भेड़, बकरी और घोंघे के कवच मिलते हैं। मरमी आपका चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। और अगला है बलाथल, जो एक नवीनतम स्थल है राजस्थान में, जिसे बीएन मिश्र ने खोजा था। यहाँ पे 11 कमरों का दुर्गनुमा भवन मिला है, जिसे 11 कमरे हैं और जिसे दुर्ग होता है उसी तरह बनाया गया है। और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे यू आकार का चूल्हा मिलता है, यू आकार का चूल्हा मिलता है। और योगी मुद्रा में समाधान है, मतलब किसी व्यक्ति को योग करते हुए बैठा के उसको दफनाया गया है, इसे कहते हैं योगी मुद्रा में समाधान के साक्ष्य, ये भी यहीं से मिलते हैं। और प्राचीनतम कुष्ठ रोग से ग्रसित किसी व्यक्ति का जो कंकाल मिला है 4000 BC के आसपास का, ये भी साक्ष्य बलाथल से मिला है। प्राचीनतम कुष्ठ रोगी का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। तो आप कम से कम इन सबको और एक एक भी खासियत अगर आप बता देंगे प्रमुख, वो भी सही है। ठीक है, गिलुंद से एक और खासियत है, गिलुंद से जो है तंदूर के चूल्हे मिले हैं। गिलुंद से तंदूर के चूल्हे मिले हैं। ठीक, तंदूर के चूल्हे मिले हैं, तो ये भी साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। हाँ, और जो बलाथल है यह घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो मतलब अलग अलग जगह से बहुत सारे हमारे पास साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर राजस्थान में एक और जगह बड़ा फेमस है, वह है जो आहार संस्कृति से अलग है राजस्थान में, वह है गणेश्वर। गणेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे जरूर इसको कोट कीजिएगा। गणेश्वर आपका जोधपुर में है, इसीलिए गणेश्वर जोधपुर संस्कृति भी कहते हैं। यह आपका कातली नदी पे है, सीकर जिला में है। कातली नदी पे रामचंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन कराया था। ठीक है, तो ये जो आपका है यहाँ पर अगर हम देखें, जोधपुर आपका साहिबा नदी पे है और गणेश्वर जो है कांतली नदी पे है। जोधपुर गणेश्वर संस्कृति से कहते हैं। इसमें यहाँ से इसकी प्राचीनतम जो तिथि प्राप्त हुई वो 2800 BC की प्राप्त हुई है। और यहाँ पे इसे हम लोग गणेश्वर को भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जननी कहते हैं। गणेश्वर को भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जननी कहते हैं। ओके, तो और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जितने भी ताम्रपाषाणिक स्थल हैं उनमें सबसे ज़्यादा शुद्ध जो तांबे का प्रयोग हुआ है यही मिलता है। तो सर्वाधिक शुद्ध ताम्र या तांबे के उपकरण यहीं से प्राप्त हुए हैं, जिनमें कितना शुद्धता है 99%। यहाँ पे जो तांबे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो 99% पे तांबा है। तो मतलब तांबे के सबसे शुद्ध यहाँ पे वस्तुएं हैं। यहाँ पे आपके मृदभांड मिलते हैं। यहाँ पे रिजवर्ड स्लिप मृदभांड भी प्राप्त होते हैं। बहुत सारे मृदभांड है कि आपके है क्रिपिसवर्डी मृदभांड है, तो बहुत सारे मृदभांड के प्रकार हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सबसे प्रमुख स्थल आपका ये माना सकता है आपका गणेश्वर। तो गणेश्वर को भी आप यहाँ से कोट कर दीजिए, खासकर कम से कम एक प्रमुख विशेषता तो बता ही दीजिएगा। इसके बाद अगला हम लोग जो चर्चा करेंगे वह है कि जो ये तो यहाँ का हो गया। अगर थोड़े मध्य प्रदेश में आए तो मध्य प्रदेश की संस्कृति में मालवा संस्कृति प्रमुख है, जिसके मालवा संस्कृति के कई केंद्र हैं, जिसमें से आपका है एक है मालवा सबसे फेमस है, कायथा है, एरण है, माहेश्वर है, नौदा टोली है। एक सेकंड। तो मेरा मतलब है
कि आप लोग को कम से कम 2-4 स्थल के नाम और किसी स्थल की जो बहुत बड़ी विशेषता है उसको जरूर बता दीजिएगा। अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी काम दे देगा। और याद रखिएगा, अनावश्यक जैसे कोई भी बच्चा होगा वो जरूर लिखेगा कुछ न कुछ ताम पासाड़ पे, लेकिन अगर आप थोड़े से फैक्ट के साथ लिखेंगे तो आपके लिए वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रमुख संस्कृति आई जिसे आप मध्य प्रदेश में, उसमें आती है, पहली आती है कायथा संस्कृति, दूसरा मालवा संस्कृति, तीसरा नागदा संस्कृति, नागदा में है नागदा, चौथा है नौदा टोली। ये जो हैं ये आपके प्रमुख स्थल हैं जहाँ से हमको मध्य प्रदेश में ताम पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से आपका है वो चिपली है, यहीं पे माहेश्वर है, तो कई स्थल हैं माहेश्वर आदि। इनमें से देखिए कायथा प्रमुख है, कायथा मालवा और नौदा टोली सबसे प्रमुख है। कायथा क्या है समझिए, कायथा जो है यह उज्जैन में काली सिंधु नदी पर स्थित, यहाँ से हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं, जिसका उत्खनन किया है BS बाकड़कर महोदय ने। यहाँ पे 3 संस्कृतियों का क्रम है, कायथा, आहार और मालवा, मतलब ये इनका क्रम है। यहाँ से क्या ख्याल है, यहाँ से सबसे प्रमुख साक्ष्य है एक घर में, कायथा से एक घर में 40,000 आपके मक्के के दाने मिलते हैं। एक घर से 40,000 मक्के के दाने मिलते हैं और एक घर से 29 जो है वह तांबे के कंगन मिले हैं। यहाँ से ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जहाँ से भारी मात्रा में हमको अनाज के साक्ष्य यहाँ से आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अग्निकांड या दुर्घटना का भी साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। हाँ, तो बहुत सारे यहाँ पे है। फलक के आकार का औजार भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। तो एक तो बता दीजिएगा, सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे अनाज मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है आपका यहाँ से अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं। ये प्रमुख है और एक घर में 29 कंगन मिलते हैं। बस इतना आपको बता दीजिएगा। अगर बता सकें काली सिंधु नदी पे है तो बहुत अच्छा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका है मालवा। मालवा जो है यह पूरे ताम पाषाणी संस्कृति में सर्वोत्तम प्रकार के, सबसे बेहतरीन प्रकार के, सबसे अच्छे जो मृदभांड मिले हैं मिट्टी के बर्तन, वो हमको यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मालवा से, इसलिए मालवा बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ के जो मृदभांड है वो हल्के लाल और गुलाबी रंग के मृदभांड हैं। कौन से मृदभांड है? हल्के लाल व गुलाबी रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हल्के लाल और गुलाबी रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं। यहाँ दूसरा, तांबे के स्थान पर ज्यादातर यहाँ से पाषाण उपकरण ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लोटा के आकार के मृदभांड बहुत ज़्यादा मिले हैं, मिट्टी के बर्तन जिसे हमारे में लोटा होता है। और यहाँ के एक ये खासियत थी, यहाँ के जो शव होते थे वो घरों में दफनाए जाते थे। जो पॉइंट है, इतने पॉइंट बता दीजिएगा। अगला एक जगह यहीं पे है आज़ादपुर जो है, ये भी एक स्थल है यहाँ पे आज़ादपुर में हमको सबसे बड़ी खासियत होती है कि आज़ादपुर में कुछ हमको शिशुओं के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं जिनका पैर काट कर दफनाया गया है। आज़ादपुर में शिशुओं को पैर काट कर दफनाया गया है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अगला जो सबसे प्रमुख स्थल है वह है आपका नौदा टोली। नौदा टोली क्या है? यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नौदा टोली नर्मदा नदी पर स्थित है। बस एक दो लाइन भी खास चीजें लिख दीजिएगा, जिसे HD संकालिया ने खुदाई कराई है। ये सबसे बड़ा उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है। जो ताम्रपाषाणिक स्थल जितने उत्खनन किए गए हैं, तो सबसे बड़ा स्थल ये है। सबसे बड़ा उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, सबसे बड़ा। क्या देखिएगा, नौदा टोली। यह जब सबसे बड़ी बस्ती जो है वह आगे चल के दाइमाबाद से प्राप्त होती है। अभी हम लोग उसकी भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है इसकी एक ये भी महत्वपूर्ण आपकी नौदा टोली की महत्वपूर्ण खासियत है। ठीक है,
अच्छा, एक खासियत तो सुनिएगा कि सर्वाधिक जो अनाज मिला है वो नौदा टोली से मिले हैं, लेकिन जो 40,000 आपके 40,000 जो है वो मक्के के दाने से जो थे वो आपको प्राप्त हुए थे कायथा से। ये दो अंतर प्रमुख है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसके बाद चर्चा करेंगे, तो ये हो गया। इसके बाद आइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में जो सबसे प्रमुख स्थल है वो है जोरवे, दूसरा आपका है दैमाबाद, तीसरा है नेवासा, चौथा है सोनगांव आदि। ठीक है, सोनगांव और एक और इनाम गांव। ठीक है, ये प्रमुख है। इनाम गांव, नासिक। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा स्थल है? सबसे प्रमुख स्थल है महाराष्ट्र में दैमाबाद, जहां धार्मिक उपकरण मिलते हैं, दूसरा स्थल है नेवासा, तीसरा स्थल है इनाम गांव, सोनगांव आदि। इनमें से दैमाबाद सबसे प्रसिद्ध है। दैमाबाद यह जो याद रखिएगा, जो जोरवे नहीं होता है, जोरवे तो सबसे फेमस है, इसीलिए इसे जोरवे संस्कृति कहते हैं, जोरवे। अब आते हैं, सबसे पहले जोरवे शुरू करते हैं। जोरवे क्या है? जोरवे जो है वह गोदावरी नदी की सहायक एक नदी है जिसका नाम है प्रवरा। तो प्रवरा नदी पर आपका स्थित है, जहाँ पे पहली बार उत्खनन जो यह आपका यह प्रथम उत्खनित स्थल भी है, जिसकी खोज किया है यमयन देशपांडे ने। यह जो आपका जोरवे है ये सभी संस्कृतियों का मूल केंद्र है, इसीलिए सभी को मिला के हम कहते हैं जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति, जो कई दृष्टिकोण से आपके प्रसिद्ध है। अगर हम लोग जोरवे की बात करें तो जोरवे से हमको द्विस्तरीय आवास के साक्ष्य मिलते हैं, 2 स्तरीय आवास मिलते हैं। और जोरवे से पहली बार चित्रित मृदभांड, आपका जो प्रिंटेड मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन, वो हमको जोरवे से ही पहली बार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जोरवे में कई वस्तुएं हमको प्राप्त हो रही है। जोरवे संस्कृति सबसे दीर्घकालिक संस्कृति है, क्या देखिएगा, जोरवे संस्कृति सबसे दीर्घकालिक है, मतलब सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली संस्कृति है, दीर्घकालिक, सबसे ज्यादा दीर्घकालिक संस्कृति है। द्विस्तरीय आवास के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, द्विस्तरीय आवास के यहाँ से हमको साक्ष्य मिलते हैं। अगर पूरे ताम्रपाषाण काल में देखें तो जितने भी हमारे पास मृदभांड मिले हैं वो प्राय मृदभांड जो है वो लाल रंग के मृदभांड हैं, जिसपे काले रंग का चित्रण हुआ है। सभी मतलब ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन हैं वो लाल रंग के हैं, जिन पे काले रंग का चित्रण हुआ है। ठीक है, इसका जो होता है इसका, और साथ ही साथ कहीं कुछ हमको गैरिक रंग मृदभांड भी मिलते हैं, लाल काले मृदभांड के साथ साथ गैरिक मृदभांड। लेकिन जोरवे जो संस्कृति, जो आपका आहार संस्कृति राजस्थान की, उसका एक अपवाद है, वहाँ पे काले रंग के मृदभांड पर सफेद रंग का चित्रण मिलता है। काले रंग के मृदभांड पे सफेद रंग का चित्रण है, जो एक महत्वपूर्ण आपकी विशेषता है आहार संस्कृति की। और अन्य जगह जो है वो आपके काले मृदभांड, लाल मृदभांड मिलते हैं जिसपे काले रंग का चित्रण है। अगला देखते हैं, तो जोरवे हो गया। दैमाबाद जो है यह महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, इस संस्कृति में दैमाबाद सबसे प्रमुख स्थल है, जो जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा स्थल है। और दैमाबाद से सबसे बड़ी बस्ती के साथ मिलते हैं। चारों तरफ कच्ची दीवार की जो किलेबंदी है यहाँ मिलती है, चारों तरफ कच्ची दीवार मिलती है। पहली बार कुलची और लोबिया उगाने के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। और यहाँ से तांबा बनाने का कार्यशाला मिला है। यहाँ से आपके दैमाबाद से भी अग्निवेदिका के भी हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ से 48 कब्रगाह मिला है। हाँ, और यहाँ से पत्थर का लिंग और बलि प्रथा का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से आपका एक महत्वपूर्ण और खासियत है कि यहाँ से हमको गणेश पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। और अगर साली महोदय पे विश्वास करें, ऐसे साली महोदय कहते हैं भगवान शिव की जो है प्रारंभिक आकृति भी यहीं से प्राप्त मानते हैं। यहाँ पे रथ पे सवार व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे रथ हाँकता हुआ मनुष्य का साक्ष्य मिला है। और यहीं से आपके गणेश पूजा के साक्ष्य मिले हैं, वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं आदि।
तो मतलब दायमाबाद जो है, दायमाबाद से मातृ देवी की भी साक्ष्य मिले हैं। तो मतलब दायमाबाद जो है इसका सबसे प्रमुख स्थल माना सकता है, जो कि महत्वपूर्ण आपका केंद्र है। अगर थोड़ा चर्चा करें आप लोग इनाम गांव से, तो अगर थोड़ा सा वहाँ से चर्चा करें आपका इनाम गांव, जो इनाम गांव है ये आपका, ये भी महाराष्ट्र का प्रमुख केंद्र है। इनाम गांव से मातृ देवी की तो मूर्ति मिली ही है, यहाँ से कुछ मूर्तियाँ सिरकटी मिली हैं, सिरकटी मूर्तियाँ मिलती हैं इनाम गांव से, जिससे पता चलता है कि इनाम गांव के लोग भी हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरण के माने सकते हैं। मतलब यहीं से ताम्रपाषाणी संस्कृतियों को हम हड़प्पा काल से पूर्व रखते हैं। तो इनाम गांव भी महाराष्ट्र का एक फेमस स्थल है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। गुजरात में अगर देखें तो गुजरात में आपके रंगपुर और प्रभास ये आपके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और अगर तमिलनाडु में देखें तो मद्रास और अतिरमपक्कम प्रमुख केंद्र हैं, जहाँ पे हमने बताया अतिरमपक्कम से तांबे कुल्हाड़ी मिली है। और उसके अगर उत्तर प्रदेश की बात करें यूपी की, तो यूपी में आपका अतरंजी खेड़ा प्रमुख है, अतरंजी खेड़ा। दूसरा यहाँ पे है आपका लाल किला है, यहीं पे जगह है, लाल किला भी है। इसी पे यहीं पे है आपका इमली डी है, खैरा डी है। हाँ, यहीं पे आपका साई पाई है, इटावा में साई पाई। यहीं पे है आपका है सकतपुर, ये आपका सहारनपुर में है सकतपुर। तो और राजपुर परसू, अतरंजी खेड़ा, ये प्रमुख स्थल है जहाँ से ताम्रपाषाणी संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ओके, यहाँ पे आपका खत्म। आगे देखते हैं प्रमुख संस्कृति, जो प्रमुख संस्कृतियाँ हो गई। अच्छा, यहीं पे एक लिखिएगा मूल विशेषताएं या समग्र विशेषताएं, मूल विशेषता और फिर पतन। अब थोड़ी समझिएगा विशेषता अगर देखें तो ताम्रपाषाणी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है कि ताम्रपाषाणी संस्कृतियां जो हैं वह भारत की प्रथम ग्राम्य संस्कृति मानी जाती हैं। ये संस्कृतियां जो होती हैं बस्तियों में निवास करती थी। इनका जीवन का आधार जो था ग्रामीण परिवेश होता था। ये कच्ची मकानों में रहते थे, पक्की ईंटों के साथ हमको यहाँ से अभी आपके उतने नहीं प्राप्त होते हैं। ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरण जैसे प्रतीत होते हैं। मानव समूहों में यहाँ रहना शुरू किया। मानव जो था एक सामाजिक परिवेश बनाना यहाँ से शुरू किया। तो कई साक्ष्य जो होते हैं हमको बस्तियों आदि के रूप में मिलता है। ये लोग मृतक संस्कार भी संपादित करते थे, जिसका साक्ष्य हम लोगों ने आहार में देखा, हमने आजादपुर में देखा, हम लोगों ने इसका साक्ष्य जोरवे से देखा। ठीक है, तो जोरवे वाले जो थे अपने याद, उनकी एक खासियत थी जोरवे संस्कृति वाले की, ये लोग अपने मृतकों को अपने घर के अंदर ही दफनाते थे। और जो कि आजादपुर वाले जो शिशुओं को दफनाए उनका पैर काट के दफनाए हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत सारी खासियत जो हैं इनको एक समग्र विशेषता बताती है, जो ग्रामीण परिवेश का इनको सिद्ध करती है। पतन देखा जाए, ताम्रपाषाणी संस्कृतियों का आगे चल के धीरे धीरे क्रमिक पतन हुआ। और क्रमिक पतन का मूल कारण जो था वह यह था कि धीरे धीरे ताम्रपाषाणी संस्कृति के, अभी कालखंड पे चूंकि विवाद है इसलिए कहना मुश्किल है, धीरे धीरे ताम्रपाषाणी संस्कृति जो थे वे समाप्त होते गए। और ताम्र संस्कृतियों के पतन का मूल कारण कहते हैं कि संभवतः इन क्षेत्रों में वर्षा का कम होना था। अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वर्षा का कम होना ही इनका मूल आधार था। और धीरे धीरे ये क्षेत्र जो हैं आगे चलकर हमको वैदिक उत्तर हड़प्पाई स्थल के रूप में प्राप्त होने लगते हैं, जिसे आप उत्तर हड़प्पाई सभ्यता कहते हैं। और वह जगह जो था आगे चल के वैदिक संस्कृति में समाहित हो जाता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।